25 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। बोला एग्रोस का अर्थ होता है, एग्रोस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो एग्रोस का जो अर्थ होता है ये होता है आपका भूमि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कृषि पर कितना प्रतिशत आबादी निर्भर है, कि मतलब जो आबादी है वो निर्भर है कितने प्रतिशत है। तो याद रखिएगा ये जो प्रतिशत है वो 50% से अधिक लोग यहाँ पर कृषि करते हैं। और याद रखिएगा कृषि में ही अप्रत्यक्ष बेरोजगारी भी छुपा हुआ है। ओके चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, मतलब कि सबसे जो प्रमुख है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा जैसे पहला दिया है मकई, सॉरी गेहूं दिया है, मकई दिया है, जौ दिया है, धान दिया है। देखिए भारत का सबसे जो खाद्यान्न है वो कौन सा है आपका, तो गेहूं है। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न किए जाते हैं, प्लस में आपको मैट्रिक में भी ऐसा ही किए जाते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से उद्योग कृषि पर निर्भर है, मतलब कृषि मतलब करते हैं तब वो उद्योग चलता है, कृषि नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। कपास उद्योग नो, जूट उद्योग नो, और यूं समझिए कि गाना उद्योग यस, सॉरी। चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से उद्योग कृषि पर निर्भर है। कृषि के मतलब की हो गया आपका कौन सा, तो खेती बाड़ी होगा तो होगा। देखिए कपास उद्योग भी चल जाएगा क्योंकि खेत से ही उपजाया जाता है, गाना भी खेत से ही उपजाया जाता है, जूट भी खेत से ही उपजाया जाता है। यानी 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएंगे। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, 5 नंबर बोल रहा है सकल। ओके सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है, मतलब कृषि का कितना योगदान है। ऑप्शन ए दिया है 20, ऑप्शन बी 22, 24 और कितना 26। तो कितने परसेंट होते हैं, तो फटाफट आंसर बोलिए। ओके तो ये जो होते हैं याद रखिए 24% सकल घरेलू उत्पाद है, का मतलब कि गांव जवारों में उत्पादन किए जाते हैं 24% भारत की। ओके अब चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। ये बोल रहा है कि कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। जो कृषि योग्य भूमि हो कितने भागों में बांटा गया है, तो ये पहला 2, 5, 4, 7। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। 4 भागों में क्या किया गया है, तो बांटा गया है। 7 नंबर प्रश्न की एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना कहलाता है। का मतलब क्या कहलाता है कि एक ही साल में एक ही भूमि और ज्यादा, जैसे कि हम लोग गेहूं बोते, गेहूं में थोड़ा सा तीसी फलाना चिलाना बहुत सारी चीजें बोते हैं लोगों के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको बोला जाता है सयगहनता। क्या बोला जाता है, उस खेती को सयगहनता इसको बोला जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि किस फसल प्रणाली में परंपरागत औजार का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब किसमें किया जाता है। ओके व्यापारिक परंपरागत औजार का मतलब खुरपी, हंसुआ, ये सारी चीजें। गहन जीविका में नहीं, बागानी में भी नहीं किया जाता। प्रारंभिक जो हम लोग का क्या था, तो फसल प्रणाली था उसी में क्या किया जाता था, तो यूज किया जाता था। चलिए 9 नंबर का आंसर देखते हैं। 9 नंबर हमारा क्या बोल रहा है। ओके 9 नंबर बोल रहा है कि अधिक आबादी वाले क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। जो अधिक आबादी वाले क्षेत्र होते हैं उसमें कौन सी, झूम खेती नहीं। झूम खेती का मतलब कि आज एक जगह किए साल भर 2 साल, फिर वो खेत छोड़ के दूसरी जगह खेती से, तो ये पहले होता था पहाड़ी इलाकों में होता था। व्यापारिक कृषि नो। ओके ये जो यूज में अपनाया जाता है गहन जीविका वाला अपनाया जाता है। ओके समझ रहे हैं, जिसमें क्या, तो इसमें बहुत सारी चीजों को उत्पादन किया जाए खाद खरी के बल पे। ओके 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। प्रश्न की व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो व्यापार अपना कृषि करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है अधिक लाभ कमाना या अधिक भूमि जोतना या कम उत्पादन करना या परंपरागत औजार का इस्तेमाल करना। तो देखिए जो व्यापारी होंगे ओके कृषि को क्या चाहेंगे, अधिक से अधिक लाभ हो, ज्यादा खेत भी नहीं जोतेंगे। यानी 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। जो रबी की फसल होती है ओके वो कौन सी महीने में बोई जाती है, तो याद रखिएगा वो जो बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। जैसे गेहूं हो गया जो सितहली में बोया जाता है
ओके। तो अक्टूबर से क्या हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। जो खरीफ होंगे वो जून और किसमें, जुलाई, जो अभी का टाइम चल रहा है, ओके। और जो जायद होते हैं मार्च से क्या किया जाता है, अप्रैल में इसको बोई जाती है। अब चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। 12 नंबर ये बोल रहा है ओके कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यवसाय के मतलब व्यवसाय के लिए देखिए गाना नहीं है ये, चट नगनी और चट, ये इसका क्या होता है, बिक्री हो जाता है, इसका बिक्री हो जाता है, इसका भी हो जाता है, ओके। मतलब नहीं है कि मतलब ये गेहूं आपका व्यवसाय फसल नहीं होते, बाकी ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, तो व्यवसाय फसल है। अब बोल रहे हैं 13 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण ये क्या है, फसल नहीं है, ओके। तो 13 का जो आंसर हो, देखिए रोपण फसल में रोपा नहीं जाता, देखिए ये गाना को रोपा जाता है, धान को रोपा जाता है, चावल को भी रोपा जाता है, ये रबर को क्या कहते हैं, रोपा नहीं जाता, इनका अलग ही खेती किया जाता है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग कितने नंबर, 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि धान चावल है, मतलब खरीफ फसल है या रबी फसल या जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएगा जो सितहरी में बोया जाता है वो रबी फसल होते हैं, जो आपके मार्च अप्रैल में बोया जाता है वो जायद फसल होते हैं, ओके। और जो आपके मई और यूं समझिए कि जून और जुलाई में बोया जाता है वो क्या होते हैं, तो आपके खरीफ। तो धान देखिएगा जून और जुलाई में क्या किया जाता था, चालू कर दिया जाता है, यानी 14 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, जो कि 2012 और 21 में भी पूछा हुआ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है। जो खरीफ है ओके, वो कौन सा फसल है, मैंने बताया कि जो किस में बोया जाए आपका, तो जून और जुलाई में। तो कौन सी चीजें बोई जाती है, तो धान आपका विशेष रूप से बोया जाता है, यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है, कि मतलब ये पहला स्थान को ग्रहण करता है। तो कोई देश नहीं है, वो अपना देश जिसको बोला जाता है भारत, ओके। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न बोल रहे कि रबी फसल किस ऋतु में उपजाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि शीत ऋतु में क्या किया जाता है, उपजाया जाता है, उसी समय गेहूं भी उपजाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन जायद फसल का उदाहरण है। जायद ओके, खीरा भी आपका सब्जी उसी टाइम में बोया जाता है, आपका कौन सा, आप ये समझिए कि मार्च अप्रैल में, तरबूज भी उसी टाइम बोया जाता है, खरबूज भी, यानी यूं समझिए कि जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत धान यानी चावल के क्षेत्र है, जो भारत है वो कितने प्रतिशत विश्व के लिए क्या करता है, तो उत्पादन करने में सक्षम होता है, तो वो होता है आपका 22%। अकेला भारत कितने परसेंट को उत्पादन करता है, 22% को। अब देखिए बोल रहे हैं कि भारत में धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल। इसीलिए यहाँ के लोग ज्यादा चावल और मछली ही ना पसंद करके, चावल इसमें ज्यादा होता है। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोला गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। जो गेहूं का उत्पादन होते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा दूसरा है। कौन सा स्थान है, दूसरा है, ओके। चलिए 22वां प्रश्न बोल रहे कि किस मिट्टी में धान चावल का उत्पादन होता है, का मतलब सबसे बेहतरीन होता है, कौन सा मिट्टी, तो देखिएगा लाल दिया, काली दिया, पहाड़ी दिया, ये जो होता है याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में बहुत ही अच्छा से होता है, जो कि हम लोग के बिहार में भी है ज्यादातर, ओके। चलिए 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ओके। ये बोल रहा है कि गेहूं यानी धान चावल के बाद तीसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल भारत का है, कि मतलब सबसे बने समझिए खास कौन सा है, ओके। तो ये जो है आपका याद रखिएगा ये है बजरा। कौन सा है, 3 नंबर आपका, तो बजरा है, यानी समझिए गेहूं और धान के बाद क्या उपजाई जाती है, ज्यादातर आपकी बजरा उपजाई जाती है। 24वां प्रश्न को देखिए। 24वां क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फसल रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में उपजाई जाती है। जो आपका यूं समझिए कि क्या है, यूं समझिए रबी भी है और खरीफ भी है, तो ये ज्यादातर जो उपजाया जाता है दलहनी पौधों को उपजाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि गन्ने की जन्म भूमि किस देश को कहा जाता है, कि मतलब गन्ना का पौधा किस देश में सबसे पहले उगा, ओके, वो देश है अपना भारत, ओके। यानी 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत को कहा जाता है। थैंक यू।
यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर। कैसे हैं तो मैं भूगोल का ये वीवीआई प्रश्न को करा रहा हूँ सीरीज बाई सीरीज। जो बच्चे 450 प्लस की सप्लाएं देखकर आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए प्रॉपर डाली जा रही है, तो आप वीडियोस को मिस ना करें और आगे देखते रहिए। जो चैप्टर है आपके थ्योरी है जिसका नाम है निर्माण उद्योग से प्रश्न को लिए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बोल रहे कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है कि मतलब क्या कहलाते हैं, तो वो जो कहलाते हैं कच्चे माल को तैयार माल में तो वो विनिर्माण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? विनिर्माण। यानी वो समझिए कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग स्थापित करने वाला भौतिक कारक है, मतलब क्या चीज होनी चाहिए जैसे कि लो ये समझिए कि आपका क्या उद्योग स्थापित हो जाए। श्रमिक परिवहन और बाजार ये तो जरूरी ही है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो होना चाहिए कच्ची माल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न की ओर रुख करते। 3 नंबर बोल रहा है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में रखा गया है, क्या मतलब कितने वर्ग में रखा गया है। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा। 2 भागों में क्या किया गया, रखा गया है। अब 4 नंबर बोल रहा है हमारा प्रश्न कि सेल किस प्रकार का उद्योग है। जो सेल नाम का उद्योग है वो किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा सार्वजनिक उद्योग है। कैसा उद्योग है? सार्वजनिक। ओके चलिए हम अब लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित जो उद्योग है वो कौन सा है, जो पृथ्वी के अंदर से क्या किया जाता है, तो खनन किया जाता है। ओके देखिए एक दिया है कपास उद्योग, तो ये कृषि से संबंधित है। गन्ना उद्योग भी आपका कृषि से संबंधित है। जूट उद्योग भी कृषि से संबंधित है। जो इसका 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तांबा जो उद्योग है वो आपके उसमें जो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। कि आपको दिखाई दे रहा है 6 नंबर की भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है। भारत में सबसे पहले क्या हुआ था, तो ये समझिए कि आपका कंपनी लगा हुआ था तो उसका नाम है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। कौन सा? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी सबसे पहला वाला है। ओके अब चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित उद्योग में से सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। यानी कौन सा उद्योग जो है आपके सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन नंबर सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब कि सरकारी उद्योग है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा क्या बोल रहा है प्रश्न, ओके बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओके कृषि पर आधारित नहीं है। यूं समझिए कितने तो पूछे 2015, 19 और 21 में पूछा है। जो कृषि पर आधारित यानी कि सूती वस्त्र कृषि पर, चीनी भी कृषि पर, जूट भी कृषि पर है। यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। ओके अब चलिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए यहाँ से बोले निम्नलिखित कौन उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता का मतलब खाने वाला, पेट्रोल का खाते नहीं, लोग क्या खाते नहीं। ओके क्या आप यूं समझिए कि यूं समझिए चित्तरंजन लोगों पर खाते नहीं। ये जो है याद रखिएगा चीनी उद्योग जो है वो क्या है, उपभोक्ता से उद्योग है क्योंकि यहाँ से हम लोग उपभोग करते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग का मतलब खाने वाला है। ओके तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सा है, तो आपका चीनी उद्योग है। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न को रुख करते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। मैं छोटे का मतलब कम खर्चे में उसको उद्योग चालू कर सकते हैं। चीनी तो बहुत ज्यादा लगेगा, खिलौना वाला भी ज्यादा लगेगा, विद्युत उपकरण वाला में भी ज्यादा लगेगा। कागज उद्योग है ऐसा उद्योग है जो कि आपको छोटे ही आप पैसा में क्या कर सकते इस उद्योग को ओपन कर सकते। 2018, 19 और 21 में क्या किया गया है पूछा गया। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए आप लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, बोले किस नगर को सूत का महानगर कहा जाता है। सूत का जो कहा जाता है वो महानगर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मुंबई को कहा जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 13 नंबर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। कि मैनचेस्टर हम लोग किसको बोलते हैं, तेरे का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानपुर को क्या कहा
जाता है? तो मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? देखिए अब भारत के किसको बोलते हो? ओके, तो भारत को याद रखिएगा बोला जाता है अहमदाबाद को बोला जाता है। ओके, उत्तर भारत के कानपुर और भारत के लिए किसको बोला जाता है? अहमदाबाद को बोली जाती है। चलिए 15 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत में पहले सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जो सूती मिल था वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो यूँ समझिए वो जो किया गया था मुंबई किया गया था। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि विश्व के किस देश में सबसे अधिक जूट के सामान बनाए जाते हैं? जूट के सबसे ज्यादा सामान बनाए जाते हैं, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे और याद रखिएगा सब यानी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है, मतलब पहला स्थान है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? मतलब हुगली किस उद्योगी प्रदेश का केंद्र है? कौन सा? हुगली। ओके, तो हुगली कौन सा है? तो यूं समझिए कि कोलकाता और सिरिसरा गांव के यूं समझिए कि प्रदेश के क्या है? तो केंद्र होते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 18 नंबर, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेशम का प्रकार है? रेशम का प्रकार इसमें से कौन ऐसा है? ओके, तो समझिए कि मतलब और ये भी नहीं है, तो सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी समझिए कि इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि कृत्रिम धागे किससे बनाए जाते हैं? जो कृत्रिम धागे होते हैं ज्यादातर देखिए ये पॉलिस्टर और नायलॉन कृत्रिम धागे ही हैं जो आपके बनाए जाते हैं पेट्रोल रसायन से बनाई जाती है। किन से बनाई जाती है? तो पेट्रोल रसायन से बनाई जाती है। चलिए इसको देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। ओके, ये बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन गन्ना उत्पादक देश में प्रथम स्थान है? मतलब कि गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, जिसको बोला जाता है ईख। ओके, तो वो है आपका कौन सा? भारत है। ओके, चलिए 21 नंबर का प्रश्न बोल रहे किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? मतलब ये अपना क्या आधार, इसके बिना समझिए सब कुछ अधूरा है। ओके, तो लोहा इस्पात उद्योग को बोला जाता है। आप देखिए कोई भी चीज बनाई जाए ज्यादातर उसमें क्या होते हैं? तो लोहा ही होते हैं। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? मतलब कौन से देश इसमें सहयोग किया था? तो वो है आपका यूं समझिए कि रूस है। कौन सा है? रूस है, जो कि ये क्या किया था? तो सहयोग किया था। यानी यूं समझिए कि 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोला है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित की गई थी? जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी था वो कब स्थापित किया गया था? ओके, तो ये जो किया था 1907 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1907, यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अब चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राउरकेला ओके लो इस्पात उद्योग है, मतलब ये कौन सा जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है। ओके, तो उसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि दिखाई दे रहा है, किस शहर को भारत का वर्धितम कहा जाता है? ओके, किस देश को कहा जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, जमशेदपुर को कही जाती है। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में पहला तांबा प्रगलन उद्योग किस राज्य में लगाएगा? प्रगलन का मतलब गलने वाला। ओके, तो जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ लगाया गया था? झारखंड में लगाया गया था। बिहार से झारखंड अलग हो गया, जिससे कि बिहार में कुछ हो नहीं बचल। ओके, चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? जो एल्युमिनियम उद्योग होते कौन सा? मैग्नीज का नो, टीन का नो, लोहा का नो, जो बक्साइड होते हैं इसी खनिज का क्या कहते हैं यूज करके एल्युमिनियम बनाई जाती है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि दिखाई दे रहा है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कब लगाया गया? उर्वरक जो संयंत्र था आपके भारत में कब लगाया गया था? वो जो लगाया गया था 1906 ईस्वी में लगाए गए थे। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न बोल रहे किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? सिलिकॉन का मतलब वहां पर ज्यादातर आपको सिलिकॉन ही प्राप्त होते, तो वो कहा जाता है बेंगलुरु को। कब को कहा जाता है? याद रखिएगा, बेंगलुरु को कहा
कहा जाता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कच्चे माल पर आधारित न होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को क्या कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हम लोग क्या करते यूज कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं कि स्वच्छंद उद्योग भी कहते हैं, फुटलूच उद्योग भी कहते हैं। मतलब ये 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर को तो कौन सा उद्योग है, तो वह है आपका सीमेंट उद्योग, जहां पे इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए 32 प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है भोपाल त्रादर्शी में किस गैस का रिसाव हुआ था। जो भोपाल में दुर्घटना हुआ था वो कौन सी गैस की वजह से हुआ था, तो याद रखिए वो मेथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से क्या हुआ था, तो हुआ था। यानी 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम जो 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। मणिकरण ये समझिए कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हिमालय प्रदेश में। कहां पर है जी, तो हिमालय आपके प्रदेश में है। ओके, अब चलिए 34 का हम लोग देखते हैं। 34 का राइट क्या आंसर हो जाएगा। 34 का दिखाई दे रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। जो सिंदरी होते हैं और कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्वरक उद्योग के नाम से जाना जाता है। कौन से उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो उर्वरक। ओके, अब चलिए 35वां प्रश्न बोले कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिलिकॉन नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, तो बेंगलुरु जो है वो सिलिकॉन इस शहर के नाम से क्या है, तो प्रसिद्ध। यहाँ पर सिलिकॉन ज्यादा से ज्यादा मात्रा मिलता है, जो कि 2022 और ये भी आपको 2022 में पूछा हुआ है। चलिए आप लोग निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, मतलब उपभोग करते हैं, जो 2022 में पूछा हुआ है। तो ये जो है याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग है आपका, चीनी उद्योग, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जो गिर है वो कहाँ से है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, 27 नंबर 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। ओके, अब चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में। ओके, तो याद रखिएगा ये जो पाया जाता है ब्यूटेनियस पाया जाता है। सबसे जो बेहतरीन क्वालिटी का होता है वो होता है एथरासाइट। कौन सा होता है, एथरासाइट होता है, जो कि हम लोग के यहाँ नहीं पाया जाता है। अब चलिए अब आप लोग का 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2022 में पूछा हुआ है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो मतलब कौन से राज्य सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ओके, तो जो 39 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा। ज्यादा से ज्यादा बॉक्साइट को करता है तो उत्पादन करता है। 40 का देख लीजिए, भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है। मान प्राचीनतम का मतलब सबसे पहले वाला। ओके, तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, धनबाद है। कौन सा है, धनबाद। चलिए 41वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2022 में भी पूछा हुआ है। ये बोले निम्न में से कौन है वो कृषि आधारित नहीं है, मतलब कृषि पर संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा वो सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आपका संबंधित नहीं होते। मतलब 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये समक्ष जो है बिहार के बारे में, यहाँ पर वन के बारे में, उद्योग के बारे में, परिवहन के बारे में, ईटीसी के बारे में जानेंगे कि बिहार में क्या क्या है। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे कृषि क्षेत्र पर आधारित। जैसे कि बिना टाइम गवाही हुए ही हम लोग लगभग 102 या 103 प्रश्न को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप बिना वीडियोज को स्किप किए हुए ही पूरे देखने की कोशिश कीजिए। बिहार का अनंतर आपको कहीं पढ़ने को जरूरत नहीं पड़ेगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका रेडी हो जाए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोले कि बिहार की कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है, मतलब कितने प्रतिशत क्षेत्र है जहां पर खेती की जाती है और बिहार के लोग इसी से जीते हैं और यही प्रमुख बेरोजगारी का भी कारण बनल हुआ है बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 50% के क्षेत्र पर क्या होती है, कृषि होती है। अब चलिए 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कि बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है जो बिहार में होती है। देखिए सबसे बेहतरीन जो
मिट्टी कहलाती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, पाई जाती है, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे से कृषि कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, गरीब की गरीब ही रह जाते हैं। अब देखिए, अब 3 नंबर बोल रहे हैं कि बिहार की 80% आबादी किस पर निर्भर है। देखिए 50% में किया जाता है, लेकिन 80% जो आबादी है, याद रखिएगा, वो कृषि पर ही आधारित है। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए अब हम लोग ये समझिए कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहे कि बिहार में अगहनी फसलों की बुआई की अवधि है। अगहनी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो थैंक यू, नहीं आ रहा होगा तो समझिए कि जून से लेकर अगस्त तक जो भी बोई जाती है वही होता है अगहनी फसल की क्या होता है, तो समय होता है। बिहार राज्य है, बिहार मतलब कैसा राज्य है, तो याद रखिए कृषि प्रधान है। यहाँ पर लोग ज्यादातर खेती ही बाड़ी करते हैं, लेकिन अभी सुखाड़ से जूझ रहे हैं बिहारी के लोग। अब चलिए 6 नंबर बोल रहे कि बिहार में किस प्रकार की खेती की जाती है। जो बिहार में होती है वो किस प्रकार की खेती होती है, याद रखिए गहन खेती होती है। गहन का मतलब कि एक खेत में 4-5 प्रकार की क्या होना फसल उगाना, कौन होके कटाई की अवधि है। जो गेहूं कटाता है कब कटाता है, याद रखिएगा ये अप्रैल और मई में आपका क्या हो जाता है, कटा जाता है। यानी जो 7 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होंगे। अब चलिए 8 नंबर बोल रहा है हमारा क्या चीज है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन सी थी। जो पहला जो रेल लाइन था वो बिहार में आपका कौन सा था। ओके, तो बिहार में याद रखिए वो जो था वो ईस्ट इंडिया रेलवे था। कौन था, ईस्ट इंडिया रेलवे था। ओके, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिहार में मकई किस ऋतु का फसल है। जो मकई होता है वो कौन सा ऋतु का फसल, अधिकांश जो है वो रबी, ये समझिए कि क्या है, तो मौसम का ये फसल होते हैं। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गया, कौनों में लगाइए मकई का बाल हो रहा, खाते रहिए। ओके, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल का उत्पादन खरीफ फसल ऋतु में किया जाता। कौन ऐसा इसमें तिलहन पौधे जो कि खरीफ के भी समय होता है। ओके, जैसे धान जब हुआ था तब किया जाता है, ठीक है ना। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे, 30 का। ओके, धान के भी समय में हम लोग करके इसको क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। ओके, अब चलिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है कि राजमार्ग संख्या जो 2 है उसका नाम क्या है। ओके, तो उसका नाम याद रखिए ग्रैंड ट्रंक मार्ग है, ग्रैंड ट्रंक मार्ग है। ओके, 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार के किन जिलों में दलहन की खेती होती है, मतलब दलहन सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो याद रखिएगा है आपका कौन सा, औरंगाबाद है, जहां पर समझिए कि दलहन का खेती सबसे ज्यादा होता है, दाल ओल की खेती सबसे ज्यादा होता है। चलिए हम लोग जब 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं हमारा 13 नंबर प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में किन नदियों के दोबाब क्षेत्र में गन्ना उत्पादन किया जाता है। ओके, दोबाब जो क्षेत्र होता है उसमें गन्ना को उत्पादन किया जाता है। 13 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, बागमती को। किसको किया जाता है, तो आपको बागमती को ही किया जाता है। ओके, 14 नंबर प्रश्न बोल रहे संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में किया जाता है। देखिए बिहार में भी, बिहार इतना मान समझिए गैल गुजरल नहीं है, लेकिन यहाँ के व्यक्ति ने गैल गुजरल बना दिए है, लेकिन हम लोग अब बनाएंगे नहीं, हम लोग होशियार व्यक्ति है और बिहार के बारे में जान रहे हैं। तो ये जो है वो 8% उत्पादन करके भारत को देने में सक्षम है। चलिए 15 नंबर हम देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहे हैं, जूट उत्पादन में बिहार का देश में कितना स्थान है, मतलब देश में कितना स्थान है बिहार में। ओके, तो यूँ समझिए कि जो है आपका कौन सा है, तीसरा है, जो कि ज्यादातर उत्पादन कर आपको देने में सक्षम होता है। अब देखिए 16 नंबर बोले कि राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर संकलन है, लगभग कितने प्रतिशत है, मैंने बताया 80%। कितने प्रतिशत है आपका, 80%। ओके, और समझिए कि अब ज्यादा भी हो गया है लोगों के, मतलब कि 86% लोग क्या हो गए हैं, तो समझिए कि यूँ समझिए कि कृषि पर क्या हो गए, निर्भर हो गए हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है 17 नंबर प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी। 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी। ओके, तो याद रखिए 8 करोड़ से अधिक। ओहो, देखिए कितनी थी आपका बिहार की जनसंख्या, 8 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या थी। तो बताइए कितना बिहार के लोग रहते होंगे। अब चलिए यहाँ पर पूछ रहा है जो 13 और 19 में भी पूछा हुआ, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि पटना में होके, जैसे चिड़ियाघर घूमने जाते हैं वहां पर है।
ओके 18 का जो आंसर हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे। चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा जो नगर है वो आपके है पटना। कौन सा है? पटना, याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, तंबाकू उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है। मतलब तंबाकू जो उपजाया जाता है और जिसको खैनी कहा जाता है वो कौन से क्षेत्र सबसे उपयुक्त होते हैं। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। रोहतास ऐसा क्षेत्र है जहां पर ज्यादातर उत्पादन किया जाता है। अब चलिए 21वां प्रश्न बोल रहे हैं कि बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन में प्रसिद्ध। तो जानते हैं कि हाजीपुर के केला। ओके अब चलिए हम लोग जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 22 नंबर की आलू उत्पादन में अग्रणीय जिला है। का मतलब कि कौन ऐसा जिला जो आलू ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करता है। तो जो आपका 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पटना और नालंदा ऐसा जिला है जो आलू को उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करने में सक्षम होता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपका 23 नंबर की बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग कृषि के लिए उपयोगी है। का मतलब कि वो कृषि योग्य कर सकते थे, याद रखिए 60% है, जिसमें से वो लोग कितने करते हैं 50% करते हैं। और बिहार की जनसंख्या कितने पर निर्भर है। तो याद रखिए 80 यानी 86% अब क्या हो गई है तो निर्भर हो गई है, जो कि बहुत ही दुखद बात है। ठीक है ना, क्योंकि आपको उतना आ नहीं पाता है और ज्यादा से ज्यादा बर्बाद होता है। चलिए 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैला हुआ है। ओके का मतलब कि वन है आपके। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा मात्र 7% है। तो बताइए क्या बिहार मरेगा कि जिएगा। श्योर है कि मरेगा। 2013, 16, 18 और 21 में क्या किया है पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कांवर झील। ओके क्या बोल रहा है जी आपका, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आपका। देखिए बोल रहा है आपका कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। जो कांवर झील है वो कौन से जिला में स्थित है। तो वो जो जिला है याद रखिएगा वो बेगूसराय है। कौन सा जिला है, बेगूसराय। कभी चला जाएगा घूमने। ओके अब चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है, बिहार की कृषि निम्नलिखित में कौन सी समस्या से जूझ रही है। यानी कौन सी समस्या इसमें से मृदा अपरदन है ही, खराब बीज है, छोटे खेत हैं, इनमें से सभी राइट है। जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे 26 का। ओके लेकिन सबसे ज्यादा बुक में दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए भी हो सकते हैं। ओके अब चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि बिहार में कुल कितने वर्ग मीटर क्षेत्रों पे वन का विस्तार है। तो देखिए परसेंटेज में आपका 7%, लेकिन कितने वर्ग मीटर है। ओके तो हम लोग देखते हैं 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। 6374 वर्ग किलोमीटर ही वन है, इसके अलावा वन है नहीं। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। जो नहर सिंचाई का प्रमुख का होते हैं साधन होते हैं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रोहतास जो जिला है वहां पर नहर की सिंचाई ज्यादातर लोग करते हैं। चलिए 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। अमरकंटक से हुई है बिहार की कौन सी ऐसी नदी है। तो याद रखिए वो नदी जो है सोन है, जो कि अमरकंटक से हुई है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। का मतलब वो गन्ना उत्पादन करता ही नहीं है। तो जो 30 का राइट आंसर हो जाएंगे वो है दरभंगा। दरभंगा ये उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। चलिए 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिला में है। ओके तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दरभंगा में है। ओके चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बिहार के रज्जू मार्ग कहाँ है। जो रज्जू मार्ग है वो आपके कहाँ है बिहार का। तो ये समझिए कि 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये है राजगीर में। अच्छा 33वां प्रश्न बोल रहे हैं कि मंदार हिल किस जिला में है। जो मंदार हिल है वो किस जिला में है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बक्का में है। ओके अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न को देखते हैं। 24वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ
हुआ का मतलब कोसी नदी घाटी का परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 में किया गया था। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले कि निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? जो बिहार से होकर वो नहीं क्यों गुजरती है? तो यूं समझिए कि जो गोमती नदी है ये बिहार से होकर गुजरती नहीं है। चलिए हम लोग 36 का देखते हैं। 36 का राइट आंसर क्या होगा? जैसे दिखाई दे रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का केंद्रिता बढ़ा, मतलब सबसे ज्यादा वो जो 16, 18 और 22 में पूछा हुआ है वो है आर्सेनिक। और याद रखिए आर्सेनिक एक प्रकार का जहर भी होता है, इसीलिए बिहार लोगों को कहा जाता है कि थोड़ा पानी को बर्बादी का करे तो कम करे। तो हमको देखते हैं क्या बोल रहा है कि गंडक परियोजना है। गंडक एक प्रकार का कैसी परियोजनाएं हैं? ओके, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे वाल्मीकि नगर में ये परियोजनाएं है। 38वां प्रश्न बोले कि बिहार में खाद्य का कारखाना कहाँ है? जो खाद्य होते हैं उनके कारखाना क्या है? 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बरौनी में है। ओके, चलिए 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहे कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था कि मतलब भूकंप कब आया था सबसे हार्ड? ओके, तो याद रखिएगा 1934 ईस्वी में आया हुआ था, यानी ये समझिए कि 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली ने किस ताल को पक्षियों का स्वर्ग कहा है? कि मतलब किस ताल को कहा है? जैसे कांवड़ ताल हो गया, भोपाल ताल हो गया, नैनीताल हो गया, इनमें सभी हो गया। तो वो जो कहे थे याद रखिएगा वो कांवड़ ताल को ही कहे हुए थे। आपका कौन सा? तो इसमें जी की चीरी पक्षियों का स्वर्ग कहते, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रजातियां की क्या होती थी? पक्षियां होती थी। चलिए 41वां प्रश्न क्या बोले कि मंदार नेचर क्लब स्थित है। मंदार जो नेचर क्लब है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो इसमें 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भागलपुर में स्थित है। अब चलिए हम लोग 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न? ओके, 42वां बोल रहा है कि बिहार में आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन को कितने सेंटीमीटर की वर्षा रेखा अलग करती है? मतलब कितने सेंटीमीटर की वर्षा क्या करती है? अलग करती है। तो जो 42 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। ओके, 151। अब चलिए 43वां देखते हैं बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि छठ पूजा सबसे क्या है? तो प्रसिद्ध है। अब जो हम लोग नेक्स्ट जानेंगे हम लोग ये जानेंगे लोगों के कि अब बिहार में खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे हम लोग कौन सा? नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं 43 के बाद नेक्स्ट वीडियो। ये है भूगोल का आपका नेक्स्ट वीडियो जो है संबंधित आपके बिहार के खनिज और वन संसाधन से। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 44 प्रश्न को कवर करते हैं। क्या बोल रहा है 44 नंबर कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, कि मतलब कहाँ मिलने की ज्यादातर आपकी क्या संभावना है? तो 44 का जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी हो जाएंगे। दक्षिण बिहार के पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पे आपको खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो चलिए वहां पर खोदा जाए और देखा जाए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए 45वां प्रश्न देखते। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? कि मतलब प्रमुख रूप से कौन से उद्योग में होता है? तो याद रखिएगा वो होते हैं आपके ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग में होते हैं। चलिए 46वां प्रश्न को देखते। 46वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि पाइराइट खनिज है। पाइराइट कैसा खनिज है? ओके, तो यूं समझिए याद रखिएगा यह एक प्रकार का परमाणु खनिज है। चलिए हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार के सोनायस में टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। का मतलब कितना प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होते हैं? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से डी हो जाएंगे 0.001 से 0.003 ग्राम होते हैं। ओके, देखिए बहुत सारे कम होते हैं इसीलिए सोनमा महंगल है। ओके, और चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रही? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? जो कि 2021 में आपके पूछा हुआ था। का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भागलपुर में। ओके, कहाँ है जी आपका? भागलपुर में। चलिए 49वां प्रश्न देते। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में
स्थापित है। ओके, तो वो जो है आपका वो जिला जो कहलाता है वो कहलाता है आपका सिवान। ओके, सिवान जिला में क्या है तो ये समझिए क्या स्थापित है। अब चलिए हम लोग 50वां प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। बोले कि बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजना की संख्या कितनी है। क्या बोले BHPC। ओके, तो कितना है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका 7 है। कितना है 7 है। चलिए 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार में कार्यतः जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी, मतलब विद्युत यूँ समझिए कि योजना ये कितने मेगावाट के काकत उत्पादन करके दे देते हैं बिहार के। ओके, तो 41 का जो राइट 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50.60 मेगावाट क्या कहते उत्पादन कर देने में सक्षम है। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि माइक्रो हाइट को किस नाम से जाना जाता है। ओके, तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि बिहार में बॉक्साइट का भंडार लगभग क्या है, मतलब बॉक्साइट का जो भंडार है लगभग वो कितना है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। 10.5 हजार में मीट्रिक टन है आपका क्या चीज का तो बॉक्साइट का। ओके, चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। दक्षिण बिहार की नदियों में बालू में कौन सा धातु प्राप्त की जाती है। जो बालू होते हैं ज्यादातर कौन सी धातु को प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिए वो जो धातु होते हैं वो होते हैं सोना को ज्यादातर प्राप्त किया जाता है। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कांटी तापीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र की उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है, कांटी तापीय विद्युत उत्पादन का। ओके, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 50 मेगावाट। कितना है आपका 50 है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन से निर्माणधन्य जल विद्युत परियोजना है। ओके, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे नासरीगंज है। कौन सा है आपका नासरीगंज है। चलिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 57 नंबर की बिहार में कितने ऐसे स्थलों की पहचान की गई है जहां लघु विद्युत परियोजना को विकसित किया जा सके। पता भी कर लिया गया है लेकिन हो नहीं रहा है, बहुत ही दुख की बात है। वो 392 जगह है, देख लीजिए। ओके, अधिक 58 प्रश्न की बिहार में बायोमास आधारित विद्युत परियोजना के द्वारा लगभग कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 400 मेगावाट को क्या किया जा सकता है उत्पादन किया जा सकता है किया नहीं जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियोज में जो हम लोग जानेंगे ये जानेंगे लोग बिहार में उद्योग एवं परिवहन का क्या हाल है। अब इनके बारे में हम लोग अच्छा से जानकारी को ग्रहण करेंगे। तो उद्योग और परिवहन के बारे में जानेंगे लोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग और 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले कि बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है, मतलब किस शहर में कांच का उद्योग क्या है तो स्थापित है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे आपको यदि पता होगा तो कमेंट में लिखिए, अगर नहीं पता है तो देखिए मैं बता रहा हूँ वो है आपका शाहपुर। कौन सा नगर है आपका शाहपुर शहर में क्या है तो कांच का उद्योग स्थापित है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहे कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। जो ताप विद्युत केंद्र है वो आपके कहाँ है। ओके, तो ये जो है याद रखिएगा बरौनी है। कौन सा जगह है बरौनी। अब देखिए 61 बोल रहे सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थापित है। देखिए सिगरेट का भी बिहार का मुन्ना यही सब ये उत्पादन करने चक्कर में पड़ल है। ओके, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका कौन सा तो डी हो जाएंगे गया में। कहाँ पे सिगरेट उद्योग है आपका गया में। ओके, अब चलिए अब आपका 62 नंबर प्रश्न
प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिहार रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जमालपुर में। कहाँ है जी आपके, तो जमालपुर में है। अब देखिए 63 में बोल रहे खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है, जो खाद्य का कारखाना है वो आपके कहाँ है, तो याद रखिएगा लखीसराय में। कहाँ पर है जी आपके, तो लखीसराय में है। अब चलिए अब हम लोग 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहे कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, कांटी तापीय बोल रहा है। ओके, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये जो है मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर। अब चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। बोल रहे कि किस नगर में कालीन तैयार होता है, कालीन। ओके, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दाऊद नगर में। कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, दाऊद नगर में किया जाता है। अब चलिए हम लोग 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर क्या बोल रहा है, बोले ठाकुर पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है। ओके, ठाकुर पेपर मिल। ओके, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अररिया में। यूं समझिए कि क्या है, तो मिल अवस्थित है। बोल रहे कि बिहार की पहली रेल लाइन थी, पहले रेल कौन सी थी, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग था। ओके, अब चलिए 68 में बोल रहे कि यहाँ पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है, सारी बीती जानते, जयप्रकाश मनिका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। ओके, 69 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, ग्रैंड ट्रंक रोड की राजमार्ग संख्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियोज में बता दिए है, अगर आपको पता है तो बोलिए, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कितना है, तो 2 होता है। अरे 70 नंबर बोल रहे कि बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब से माना जाता है। ओके, यानी कब से आपके क्या किया जाता है, बिहार के लिए माना जाता है, तो याद रखिएगा 1858 से माना जाता है। वैसे 1853 से क्या हुआ, रेल के माने समझिए कि क्या हुआ, उद्घाटन चालू हुआ, लेकिन बिहार में कब आया था, 1858 से माना जा रहा है। चलिए 71 नंबर प्रश्न बोले कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ओके, तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाजीपुर में है। कहाँ है, हाजीपुर में मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय। उसके बाद से चलिए अब हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर क्या बोल रहा है, कहीं बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ओके, मतलब कितने ही पटरिया को क्या किया गया है, तो बिछाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 8500 किलोमीटर को क्या किया गया है, तो बिछाया गया है। चलिए 73 नंबर बोल रहे कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ओके, तो आपको बताए थे हमने कि रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में है ऐसा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों का। मद्राहिल किस जिला में अवस्थित है, जो मद्राहिल है वो किस जिला में अवस्थित है, तो याद रखिए बक्का में है। ओके, चलिए 75 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय पोत संस्था पटना के किस घाट पर स्थित है, राष्ट्रीय पोत। ओके, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महेंद्र घाट पर है। कौन से घाट पर है, आपके महेंद्र घाट पर। चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे, क्षेत्रवा। ओके, देखिए बोल रहे कि कोसी बेसिन में सड़क मार्ग का विकास कम हुआ है क्योंकि यह क्षेत्र डैश 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 तो कैसा है, था बाढ़ ग्रस्त है, जिसकी वजह से आपका कम हुआ है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, कि बिहार में जिला स्तरीय सड़कों की कुल लंबाई क्या है। ओके, जिला स्तरीय मतलब कि जिला में आपका है तो कितना है। ओके, तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 67 और 17.25 किलोमीटर है, कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, 78 नंबर देखते हैं कि बिहार राज्य के ग्रामीण सड़कों की लंबाई कुल कितनी है। ओके, तो ग्रामीण में तो ज्यादा है। ओके, तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 93,261.26 किलोमीटर। ओके, अब चलिए अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को करते हैं। 79 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि बिहार में सबसे लंबी सड़क 900 माने कितना 68 किलोमीटर कौन सी सड़क है। ओके, मतलब उस सड़क के क्या नाम है, तो उस सड़क का नाम याद रखिएगा, वो है आपका NH 31 नेशनल हाईवे 31। ओके, 80 नंबर प्रश्न बोले कि बिहार में प्रथम फूड पार्क कहाँ पर अवस्थित कर स्थापित करने का प्रस्ताव है।
है, तो आशीष का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाजीरपुर में है। ओके, अब चलिए अब हम लोग जानेंगे लो नेक्स्ट जो पाठ में होगा। ओके, और जानेंगे लो बिहार की जनसंख्या एवं नागरिकरण। ओके, जनसंख्या और नागरिकरण के बारे में हम लोग जानने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना हम लोग इस पाठ में जानेंगे लोग कि बिहार के ओके जनसंख्या और नागरिकरण से संबंधित कुछ प्रश्न को जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए 81 नंबर बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी क्या है, मतलब कुल आबादी कितनी थी। तो देखिए कुल आबादी थी 8.29 करोड़ था। कितना था, 8.29 करोड़ की क्या थी, तो बिहार की आबादी थी। जैसे कि आपको 82 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि हुई थी। मतलब कितनी वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। ओके, तो जो आपकी वृद्धि हुई थी याद रखा 28.62% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। 91 से 10 साल में देखिए 28.62% की वृद्धि हुई है, बहुत काफी हुआ था। ओके, चलिए हम लोग 83 नंबर देखते हैं कि बिहार की कुल आबादी की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण में है, मतलब कि गांव में बसा हुआ है। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 89.05% क्या हुआ है, तो बसा हुआ है। चल 84 नंबर बोल रहा है कि 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर कितनी है। ओके, वार्षिक माने इसमें जनसंख्या की वृद्धि की दर कितनी है, तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, 0.23 क्या % वृद्धि की दर है, तब 10 साल में जाकर इतना क्या कर गया, तो कवर कर गया। अब चलिए 85 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के सहयोग कारक है, मतलब क्या चीज है इसमें, क्या है, तो कारक बनता उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई, भूमि की सुविधा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इनमें से सभी। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ये सहयोग क्या करता है, तो जनसंख्या को वृद्धि करने में करता है। चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, मतलब कौन है, तो आप लोग को पता है कि पटना आपका सबसे अधिक मानिए समझिए कि जनसंख्या वाला जिला है। अब चलिए 87 नंबर बोल रहे कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। ओके, तो यही है आपका कौन सा, पटना, जो 2021 में पूछा हुआ है। अब 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। 88 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिला दक्षिण बिहार में स्थित है, दक्षिण बिहार में स्थित है। ओके, तो 78 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो है गया, जहाँ पर सिगरेट की भी क्या है कंपनी है। चलिए 89 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किन किन जिलों में माध्यम जनसंख्या पाई जाती है, मतलब मध्यम, मतलब उतना खासकर ज्यादा नहीं पाई जाती है, तो वो है आपका जिला ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज है। ओके, अब चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोलता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जन घनत्व क्या है। ओके, मतलब 1 किलोमीटर में कितने इसमें जन है, ऐसे औसत निकाला गया था। तो ये समझिए कि 1081 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर में। चलिए हम लोग 91 नंबर देखते हैं कि बोल रहे हैं कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जन घनत्व किस जिले का है, मतलब सबसे ज्यादा किस जिले का है। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, वहर में ज्यादा से ज्यादा घन मैंने ये समझिए कि क्या है, तो जन घनत्व है। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 92 नंबर प्रश्न देखिए, बोले अत्यंत कम, ओके, क्या बोला, अत्यंत कम घनत्व वाले जिले में प्रति वर्ग मीटर जन घनत्व कितना है, कि मतलब कि यूँ समझिए कि एक व्यक्ति कितने एरिया में रहते हैं। तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 700 यूँ समझिए कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार का प्राचीन नगर था,
मतलब बिहार का सबसे क्या था, प्राचीन नगर था, तो वो था आपका याद रखिएगा पाटलिपुत्र था। अब देखिए 94 नंबर बोल रहे कि बिहार की नगरीय आबादी 2001 की जनसंख्या के अनुसार है, का मतलब 2001 के अनुसार कितनी प्रतिशत है। ओके, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 10.5% है। अब चलिए 95 बोल रहे कि बिहार का कौन सा शहर औद्योगिक नगर है। उद्योग मैंने यूँ समझिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग को बैठाया गया है, तो 55 का सही 95 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह है। ओके, अब चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है मेरा। ये बोल रहा है कि भारत का कौन सा शहर है नियोजन ढंग में बसा हुआ है, मतलब कौन सा बसा हुआ 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न का विकास कब हुआ था, तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे मध्य युग में हुआ था। अच्छा 98 नंबर बोले कि मदार पहाड़ी किस जिले में है। जो मदार पहाड़ी है वो यूँ समझिए कि आपका जो जिला है बक्का में है। अच्छा 99 नंबर प्रश्न बोल रहा है हमारा क्या बोल रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो आपको भी बताया गया था मध्य युग में हुआ, जो 2022 में पूछा हुआ है। चलिए 100 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताए थे कि ये है आपका पटना। ये रिपीटेशन हो रहा है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ। चलिए हम 101 वाला प्रश्न देखते क्या बोल रहे कि बिहार को कि प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना का सबसे मतलब कि पुराना का पुराना। ओके, मतलब कौन है, तो 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी परियोजना है। ओके, अब 102 बोल रहे हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कहा जाता है कोसी नदी को। ओके, चलिए 103 नंबर प्रश्न को देखकर यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है। ओके, भूगोल को नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, मतलब किस राज्य के है, तो याद रखिएगा वो है अपना राज्य जिसका नाम है बिहार। थैंक यू। उनको लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आपका मैट्रिक के लिए, और भी ये क्या होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, और अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि क्या प्रश्न मेरा बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि हेम्यूर विधि का विकास ऑस्ट्रेलिया के किस सैन्य अधिकारी महोदय ने किया था, मतलब कौन से। देखिए हेम्यूर विधि क्या होता है, एक प्रकार का ऐसे लाइन होते हैं जिसे कि क्या किया जाता है, मानचित्र मैप को समझा जाता है। तो ये जो किए थे सैन्य अधिकारी जिनका नाम था लेहमान नाम था। ओके, अब चलिए 2 नंबर बोल रहा है कि समान दूरी पर खींची गई समुच्चय रेखा से कैसा ढाल का पता चलता है, कि मतलब ही कैसे ये ढाल का पता चलता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे खाड़ी। चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते थे, किसी तल का मतलब कि नीचे वाला भूमि हो गया, और यहाँ से जब ऊंचाई को मापते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है समुच्चय रेखा। क्या बोली जाती है, समुच्चय रेखा। और याद रखिएगा ज्यादातर जो आधार मानी जाती है समुद्र के किनारे वाले भाग को आधार मानी जाती है, और यहाँ से सारी चीजों की दूरी को माप कर बताई जाती है। चलिए 4 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पर्वतीय छायाकरण विधि भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, मतलब कि जहां पर्वतीय छायाकार है ओके वहां की आकृति जो होती है वो किस प्रकार पड़ने की कल्पना ये करती है। ओके, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर और पश्चिम के क्या करती है, तो डिनोट करती है। उसके बाद चलिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि छोटी महीन एवं खरित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर, ढाल की दिशा में क्या कर खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं, जो उच्चावच प्रदर्शन होते हैं ऊपर। ओके, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हेम्यूर विधि बोला जाता है। कौन सा विधि बोला जाता है, हेम्यूर विधि बोली जाती है। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि स्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों
खेतों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, कि मतलब कौन से भाग को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीले भाग को जल को दिखाया जाता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न बोल रहे कि हेम्यूर विधि से अधिक ढाल वाला भाग कैसा दिखता है, का मतलब सफेद दिखता है कि काला दिखता है कि नीला दिखता है कि पीला दिखता है, जो ज्यादातर ढाल होते हैं ओके, तो उनको कैसा दिखाया जाता है, काला ही दिखाया जाता है। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है, उच्चावच प्रदर्शन करने के बाद ऊंचा दिखाने के लिए वो विधि नहीं होते। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अंक विधि है नहीं है, बाकी ये सारी के सारी क्या है, विधि है। चलिए 9 नंबर बोले समुद्र तल से सभी जगह कैसी होती है, कि मतलब सभी जगह कैसी होती है समुद्र तल से ओके, तो याद देखिएगा सभी जगह को क्या किया जाता है, तो बराबर लेकर ही क्या किया जाता है, तो मापा जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, लास्ट 10 को इसमें प्रश्न है। देखिए ये बोल रहे हैं कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, कि जो आपके प्राकृतिक जो मानचित्र होते हैं उसमें जो मरुस्थल के भूमि होता है उनको किस रूप से हम लोग डिनोट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हम 100 MCQ क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो कि विगत परीक्षा में बहुत बार पूछा है। तो बिना टाइम गवाए हुए ही चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं कि क्या क्या है। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, मतलब कि बाढ़ आ जाने पर लोगों को निम्नलिखित में किस स्थान पर शरण लेनी चाहिए। जब बाढ़ आ जाती है तो कहाँ भागना चाहिए, ऐसा खेतों में नहीं, खेतों में भी आ सकता है, घरों में नहीं, घर टूट सकता है। अब देखिए बोल रहे मचान पर भी नहीं, गांव के बाहर ऊंचे स्थान पर हम लोग को भाग जाना चाहिए ओके। यानी ए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर बोल रहा है, 2 नंबर क्या कर रहा है, देखिए आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, कि मतलब आपदा जो प्रबंधन होते हैं उसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला दिया स्थानीय प्रशासन, यस ये भी हो जाएंगे क्योंकि ये क्या करेंगे, मदद करेंगे। स्वयं से सहायता संगठन, ये भी गांव तथा मोहल्ले के लोग, तो ये तो और महत्वपूर्ण होते हैं। नहीं समझ देखिए जाते तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, जब आपदा प्रबंधन करना, मतलब आपदा का मतलब होता है संकट, प्रबंधन के मतलब होता है बचाव, तो यूं समझिए संकट से बचाव के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग दिखाई दे रहा है कि आग से जले अंग पर प्राथमिक उपचार के क्रम में क्या करना उचित है। जब आग से कोई अंग जल जाता है तो प्राथमिक कौन सी उपचार की जाती है ओके। तो देखिए गर्म पानी से सेकना चाहिए और विष आएगा, अस्पताल में ले जाना चाहिए, वो समय में थोड़े कोई लेकर जाएगा। अब देखिए जो काम होता है ठंडे पानी या बर्फ से ठंडा करना होता है, क्योंकि आग से जली हुई है तो जलन पैदा करता है, तो ये डालने के बाद से थोड़ा सा क्या करेगा, तो ठंडक पैदा करेगा ओके। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि भूकंप केंद्र के सतह पर निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सबसे पहले पहुंचती है। जो आपकी भूकंप आता है तो इसमें से कौन सा तरंग आपके ये समझिए कि पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है ओके। तो ये जो होता है वो पीत तरंग होता है जो पृथ्वी के क्या होता है, सतह पर पहुंचता है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर मेरा क्या बोल रहा है प्रश्न, बोला कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मानव के द्वारा ये आपदाएं नहीं है ओके। देखिए सांप्रदायिक दंगा ये मानव के द्वारा, आतंकवादी ये मानव के द्वारा है ओके, रेल दुर्घटना भी आपका मानव के द्वारा है ओके। इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं है ये, वो मानव ये समझिए कि क्या, तो मानव जनित आप सॉरी नहीं है, सॉरी निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ये तो मानव जनित है, ये भी मानव जनित है, ये भी ये नहीं है ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक संकट है। देखिए भूकंप ये समझिए आना, ये क्या होगा, प्राकृतिक संकट होता है। आग लगना ये हम लोग भी लगा सकते हैं, बम विस्फोट तो हम ही लोग करते हैं, रासायनिक दुर्घटना ये हम ही लोग करते हैं, यानी मानव आपदा हो जाएंगे ओके। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, जो प्राकृतिक है वो नहीं। देखिए सुनामी भी प्राकृतिक है, भूकंप भी है, बाढ़ भी है, लेकिन आतंकवाद ये प्राकृतिक नहीं है, मानव यूं समझिए कृत ये आपदा होते हैं। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2021 में भी पूछा हुआ है, महासागरीय तली पर उत्पन्न कंपन को किस नाम से जाना जाता है। जो महासागर में क्या होता है उत्पन्न होते हैं उस कंपन को क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। यूं समझिए कि जो आप 8 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, मतलब कौन से प्राथमिक उपचार करना चाहिए, कब, जब मानव के शरीर में जल जाता है तब, जो 2012 और 14 में भी पूछा हुआ था, क्या करना चाहिए था, ठंडा पानी वहां पर डालना से, गर्म पानी डालेंगे तो और बहुत खराब जाएगा, अस्पताल पहुंचाना उतना मुश्किल हो जाएगा काम, ठीक है ना। और समझिए कि जो डी नंबर होगा इनमें से कोई नहीं, तो ये हटाइए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, बोल रहे कि निम्नलिखित में से सूखे से बचाव के लिए कम खर्चीला तरीका है, कि मतलब कौन से कम खर्चीला है। ओके, ये बोले कि नदियों को आपस में जोड़ना, बाप रे बाप बड़ी भयंकर खर्चा हो जाएगा। ओके, समझ रहे ना। देखिए अब कहते हैं प्रत्येक खेत में बोरिंग करना, ये आसान हो जाएगा, बोरिंग कर देंगे, वो लोग जब मन करेगा तब यूज करेंगे और सुखाड़ से हम लोग बच सकते हैं। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है कि विश्व के किस भाग में 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आई थी, मतलब कौन से भाग में सबसे भयंकर सुनामी आई थी, तो वो था आपका बंगाल की खाड़ी। कौन सा था आपका, बंगाल की खाड़ी था। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, जो सूखा होता है किस प्रकार की, तो चूंकि जानते हैं कि ये तो मनुष्य के हाथ में होते नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। कौन सा है जी आपका, प्राकृतिक। चलिए 13 नंबर तो और भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको बोर्ड मॉडल ही क्वेश्चन कहा जाता है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक का, मतलब बिहार का ये समझिए कि सबसे दुखी नदी बोली जाती है, तो वो है आपका कोसी, क्योंकि हर एक साल ये जब आ जाता है तब बाढ़ में। जैसा कि आपको 14 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है, अधिकांशों के, तो जो कारण होते हैं जैसा कि आप लोग पढ़कर देखिए, बोले कि जल की अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के अभाव में, मिट्टी के लवणता के कारण हो, जल के अभाव में क्या होता है, तो कृषि सुखाड़ हो जाता है, जो कि अभी के डेट में है। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है। ओके, सबसे ज्यादा सूखा है। ओके, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण बिहार आपका सूखा से मरता है, और उत्तर बिहार याद देखिएगा किन से मरता है, तो बाढ़ से मरता है। ओके, पूर्वी बिहार का पता। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के लोगों के लिए कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिहार के लिए कोई प्रकार की क्या है, तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए भूकंप है, बाढ़ है, सुखाड़ है, ये भूस्खलन, ये कोई प्रकार की आप यूं समझिए कि क्या है, तो बिहार के लिए उतना प्राकृतिक आपदा नहीं। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहा है, कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा का माप रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, मतलब किसका माप हम लोग रिएक्टर स्केल पर करते हैं, तो वो होता है भूकंप। कौन सा होता है जी आपका, तो भूकंप होता है। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है आपका, कि मानव जनित आपदा कौन है, कि जो मानव के द्वारा फैलाया जाता है वो आपदा कौन है, याद रखिएगा रेल दुर्घटना है। कौन सा दुर्घटना है, रेल दुर्घटना, इन्हीं के जरिए ओपन होता है। चलिए 19 नंबर देखिए, 2013, 15, 17, 21 आगे भी पूछ सकता है। अब बोले कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है, तो वो जो है आपका उत्तरी क्षेत्र है। ओके, समझ में आएगा। और जो दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या होती है, तो सुखाड़ ज्यादा से ज्यादा होती है। ओके, चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्या प्रश्न बोल रहे हैं, जैसा कि अभी नया था, ये बोले कृषि सुखाड़ होता है। कृषि को सुखाड़ किसके कारण होता है, याद रखिएगा जल के अभाव से होता है। कौन सा होता है, जल का अभाव, यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या हो रहा है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है, जहां पर भूकंप का जन्म होता है। ओके, वो जो कहलाता है, याद देखिए भूकंप केंद्र कहलाता है। कौन सा केंद्र कहलाता है, भूकंप केंद्र। ओके, 22 में बोल रहे कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है, जो कोसी में आपका बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है, तो अधिक वर्षा। क्या होता है जी आपका, तो अधिक वर्षा होती है। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। ओके, 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक केंद्र बोला जाता है। ओके, जो पृथ्वी के ऊपर आते हैं। ओके, और जो पृथ्वी के अंदर होते हैं समझिए कि क्या कहा जाए, भूकंप केंद्र कहा जाता है। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जो नदियों में बाढ़ आती है इसका प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, तो इसका जो कारण होते हैं तली में
में गाद का जमना भी आपका हो जाता है। वर्षा का अधिकता तो होता है, जल की अधिकता होता है, लेकिन प्रमुख कारण ये हो जाता है कि तली में क्या होता है, गाद जम जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, तो भूकंप ये समझिए कि ये बाढ़ आ जाती है। ओके, अब चलिए 25वां प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है मेरा, मतलब किस वर्ष भारत में भारी सुखाड़ हुआ था, सबसे भारी सुखाड़ हुआ था, तो वो वर्ष था, याद रखिएगा 1966 था। कब था, 1966 में हुआ था। अब चलिए 26वां प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, कुछ साहा के पास तटबंध टूटने से किस वर्ष बिहार में विनाशकारी बाढ़ आई थी, का मतलब कब आया था, ओके, टूटने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2008 में आया था। कब आया था, 2008 में बहुत ही भयंकर क्या आया था, तो बारिश आया था। ओके, मतलब कि बाढ़ आया था। अब चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपको 27वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। देखिए पहला बोला कि जल की अधिकता, जल की तल की अवसाद का जमना, ओके, और ये समझिए बोल रहे हैं वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका प्रमुख कारण होता है जल की अधिकता, जल अधिक से अधिक हो जाते हैं तो नदियों में क्या आ जाता है, तो बाढ़ आ जाता है। अब चलिए 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा प्रश्न क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिहार किस भूकंपीय जोन में आता है, कि मतलब किस भूकंपीय जोन में आता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोन 3 में आते हैं। ओके, अब चलो 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा कम किया जा सकता है, कि मतलब कौन ऐसा उपाय करेंगे जिससे कि जाकर काम हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, मिट्टी का बांध बना के तो टूट ही जाएंगे, ऊंची ऊंची नहर बना के भी टूट जाएंगे, इनमें सभी भी नहीं होंगे। ये होंगे मैंग्रोव वनस्पति लगाकर, मतलब कि पेड़ पौधे लगाकर हम लोग सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए 30वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 30वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि हैम रेडियो या एमेचरो रेडियो में किस आकृति वाली तरंगे का उपयोग होता है, मतलब कौन सी आकृति वाली होती है तरंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊंची आकृति वाली क्या होती है, तरंगे होती है, जिसकी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है, बोले कि बाढ़ के समय लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, मतलब कहाँ जाना चाहिए। देखिए पहला ही प्रश्न आ गया आपका, तो उनको ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, उसी भूमि पर नहीं रहना चाहिए, गांव के भी बाहर नहीं जाना चाहिए, खेतों में भी नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मालवा के दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का लगाया जाता है। ओके, कौन सा यंत्र लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, इंफ्रारेड कैमरे को लगाया जाता है। कब, जब कोई अंदर मालवे के अंदर दब जाते हैं। कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा में किया जाता है। ओके, 23 का जो राइट आंसर, 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई का भी में यूज नहीं किया जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आप हम लोग 44वां प्रश्न को करते हैं। 44वां क्या बोल रहा है, बोले कि सुनामी किस स्थान पर आता है, जो सुनामी होता है वो किस स्थान पर आता है। तो जो स्थान होता है ओके, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र के अंदर आते हैं। कौन सा, समुद्र के अंदर, बहुत ही भयंकर होते हैं। चलिए 35 का हम लोग देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का साधन नहीं है। ओके, मतलब प्राथमिक उपचार इससे नहीं किया जाता है। ओके, वो कौन सी चीजें है, तो ये जो चीजें याद रखिएगा, रुई प्राथमिक में किया जाता है, डिटॉल भी किया जाता है, कैंची भी किया जाता है, रस्सी का नहीं किया जाता, रस्सी का थोड़ा मुआना है उनको। अब चलिए 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भयंकर सुनामी आया था, मतलब भयंकर सुनामी किस में आया था, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में आया था, बहुत ही भयंकर था, जो कि 2014 में भी पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है, बोला कि निम्नलिखित में कौन बचाव का उपकरण है, मतलब बचाने के लिए कौन से उपकरण है। ओके, तो ये जो उपकरण याद रखिएगा, जैकेट भी है, सीडी भी है, टॉर्च भी है, सब बचाने का उपाय है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संसार के मतलब समझते हैं एक जगह से दूसरी जगह न्यूज को पहुंचाने के लिए सबसे जो बेहतरीन था ओके, वो था रेडियो, लेकिन आपके डेट में क्या आ गया, मोबाइल फोन के, वो भी सोशल मीडिया हो गया है। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
जैसा कि 39वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि रिमोट सेंसिंग उपकरण, उपग्रह माने दूर बोल रहे हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग होता है। ओके, तो मतलब किसके लिए होता है? तो 39 को जो राइट आंसर हो जाएंगे यस, वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। दूर संचार के लिए क्या किया जाता है? तो यूज किया जाता है। चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? मतलब कि कौन से ऐसे कारण होते हैं? टावरों की कम ऊंचाई, केबल टूट जाना, संचार टावरों की दूरी और टावरों पर पक्षी बैठना। तो देखिए ये सब तो थोड़ा बहुत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है केबल का अगर तार टूट गया तो समझिए कि वो क्या हो जाएंगे? तो संचार व्यवस्था में बाधित हो जाएंगे। चलिए 41वां बोल रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र के तल में क्या आना, तो भूकंप आना ही सुनामी का प्रमुख क्या होते हैं? तो कारण होते हैं। याद रखिएगा सुनामी कुछ नहीं बचाती, इतना भयंकर आती है कि ओके। चलिए हम लोग अब 42वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? जो कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, वो जो यंत्र होता है याद रखिएगा, यंत्र होता है इंफ्रारेड कैमरा होता है। कौन सा कैमरा होता है? इंफ्रारेड कैमरा होता है। अब चलिए हम लोग 43वां प्रश्न को देखते हैं। 43वां क्या बोल रहा है? जैसे कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है कि जो मानव के द्वारा क्या किया जाता है? फैलाया जाता है। ओके, तो इसका जो 43 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। महामारी, आफत, आतंकवाद, संप्रदाय, ये सभी भी है, मतलब कि यूं समझिए कि डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 44वां प्रश्न को देखते हैं। 44वां क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि डैश डैश सहभागी नहीं होंगे। का मतलब कौन? तो जब तक ले आम लोग नहीं होंगे तब तक ले कुछ होंगे नहीं। आम लोग का मतलब वो ये आम नहीं, ओके, ये वाला आम नहीं है, ठीक है ना। आम लोगों के मतलब जैसे कि वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनका सहयोग होना जरूरी है, बिना उनके सहयोग से कुछ उखड़ नहीं सकता। चलिए 45वां देते बोल रहे कि प्राकृतिक आपदाओं में डैश डैश अति विनाशकारी होता है। मतलब इसमें कौन विनाशकारी सबसे ज्यादा होता है? याद रखिए भूकंप और सुनामी सबसे ज्यादा क्या होता है? तब विनाशकारी होता है। चलिए 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बाढ़ के जल के निकलते ही सबसे बड़ी समस्या डैश डैश फैलती है। मतलब कौन सी समस्या सबसे माने यूं समझिए कि ज्यादातर फैल जाती है? तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महामारी का फैल जाती है। ओके, अब चलिए हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं। 47वां क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि भूमिगत जल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण क्या है? मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आपका कारण क्या है? ओके, तो ये समझिए कि यहाँ पर ट्यूबवेल, वर्षा की कमी, वर्षा कम का मात्रा प्रवेश, यानी ज्यादातर वनों की कटाई होने की वजह से जल की जो गिरावट है वो क्या हो गया? तो प्रमुख कारण बन गया। चलिए 48वां प्रश्न को देखते हैं। 48वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? जो सुखाड़ है वो किस प्रकार की आपदा है? तो ये चूंकि प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के हाथ में होते हैं। ओके, अब देखिए बोले कम वर्षा वाले क्षेत्रों में डैश डैश विधि से सिंचाई की जाती है। मतलब क्या चीज से सिंचाई की जाती है? जहाँ पर वर्षा ही आपके कम होते हैं। ओके, तो उनकी जो सिंचाई की जाती है याद रखिएगा वो किया जाता है आपका नहर से। किन से किया जाता है आपके? तो नहर से किया जाता है। अब चलिए अब हम लोग 50वां प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि एल तरंग डैश डैश विनाशकारी होते हैं। मतलब ये क्या होते? कम होते हैं या ज्यादा होते? तो याद रखिएगा बहुत ही क्या होते हैं? तो कम होते हैं। चलिए 51वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं? ये देख लेते हैं। अस्माकम परिबंधन में डैश डैश प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब कौन से प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो याद रखिएगा वो होती है इनमें से कोई नहीं। ओके, सॉरी, हाँ, इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, ये सबकी कोई भूमिका है तो भूमिका नहीं होती है। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है? मतलब पूर्वीय तटीय भागों में डैश डैश से हानि होती है। कि मतलब जो पूर्वीय है तटीय भागों से क्या चीज से हानि होती है? तो याद रखिएगा वो चक्रवात उससे ज्यादा आते हैं और इसी चीज से उसको हानि ज्यादा होती है। चलिए हम लोग इसी तरह हम लोग 53 देखते हैं। कह रहे कि इसरो द्वारा हैम के लिए सूक्ष्म तरंग वाले डैश डैश का निर्माण गया है। मतलब निर्माण किया गया है। तो क्या चीजें किया गया था? 53 का जो राइट आंसर हो जाएंगे
चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पूर्वीय तटीय भागों में डैश डैश से भारी हानि होती है। मतलब क्या चीज वहां से सबसे ज्यादा आता है जिससे कि हानि होता है, लू नो, भूस्खलन नो, हिम नो, ये चक्रवात ज्यादा आने से वहां पे ज्यादा हानि होता है। चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसरो के द्वारा हैम के लिए सूक्ष्म तरंग वाले का निर्माण किया गया है। मतलब क्या चीज निर्माण किया गया है, ओके। तो ये जो चीजें किया गया यंत्र एक प्रकार का निर्माण किया गया है जो कि सूक्ष्म कणों को क्या करते हैं तो पहचानने में मदद कर दिए। चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा के माने मानव के द्वारा फैलाया जाता है। देखिए सांप्रदायित्व दंगा मानव के द्वारा होता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा ही होते हैं, और समझिए कि महामारी भी मानव के ही द्वारा होते हैं। इनमें से सभी के मतलब राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। सुनामी का एक प्रमुख कारण क्या है, जो सुनामी होते हैं उनका सबसे प्रमुख कारण क्या होते हैं, तो याद रखिएगा वो समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी का सबसे प्रमुख कारण होता है। यानी 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होते हैं, तो जल की अधिकता बढ़ जाती है जिसकी वजह से बाढ़ आती है। अब चलिए हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए। जब मकान में आग लग जाती है तो क्या करना चाहिए, तो उस समय देखिए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना चाहिए, आग बुझाने तक ही इंतजार करना चाहिए। नो, हमको अग्निशामक यंत्र को फटाक से बुलाना चाहिए ताकि आपकी अग्नि को क्या जाए बुझाया जा सके। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखा जा रहा है कि बन रहे सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। जो सुखाड़ है वो किस प्रकार की आपदा है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा है। कौन सा आपदा है, प्राकृतिक, ओके। चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बाढ़ क्या है, बाढ़ एक प्रकार क्या है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक आपदा है, ओके। अब चलिए हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। जो सूखे की स्थिति होती है वो किस प्रकार आती है, क्या अचानक, नो, ओके। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके कौन सा हो जाएंगे, यस, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। धीरे धीरे आपके क्या आता है, तो सुखाड़ आते हैं। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बाढ़ से अधिक माने हानि होता है, कि बाढ़ से अधिक सबसे माने हानि किसका होता है, तो याद रखिएगा ज्यादातर फसलों की होता है, पशुओं का भी होता है, भवनों का भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो आपके का पशुओं को होते हैं। लेकिन इसमें सभी दिया है तो सभी मार दीजिएगा, ठीक, तो आपका सही हो जाएंगे, ओके। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक है। सुखाड़ के लिए कौन सा जिम्मेदार कारक है, तो जो 62 का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी जो होता है सुखाड़ के लिए सबसे माने समझिए कि बेहतरीन कारक होते हैं, ओके। चलिए 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले कि सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है, मतलब कि कौन ऐसा जो सुखाड़ सबसे खतरनाक है। तो सामान्य सुखाड़ चलेगा, मौसमी सुखाड़ भी चलेगा, लेकिन किसी सुखाड़ आएगा तो ना खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सबसे खतरनाक है ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न, जैसे कि आपको 64 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है, ओके, कि बोले भूकंप अथवा सुनामी के बचाव का निम्नलिखित में कौन सा तरीका सही नहीं है, मतलब तरीका सही नहीं। देखिए भूकंप के पुनः अनुमान को गंभीरता से लेना, यस, एक लेना चाहिए। भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना, यस। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा राहत हेतु तो तैयार करना, ओके। अधिक भगवान भरोसे बैठ जाइएगा तो क्या समझिए कि भूकंप या सुनामी से बचिएगा, नो। तो इसका जो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा से गड्डी के हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 में क्या बोल रहा है भोपाल गैस आपदा था का मतलब कैसा था, तो ये मानव जनित आपदा था, कि मतलब मानव के द्वारा क्या किया गया था, तो फैलाया गया था। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध है, कि जो हीराकुंड है वो किस प्रकार का बांध है, तो याद रखिएगा वो जो है ओडिशा में, कहाँ पे है, ओडिशा, ओके। अब चलिए हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है,
जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, मतलब कौन से यंत्र को लिया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है, जिससे कि मलबे के लोगों को क्या किया जाता है, तो देखा जाता है। ओके, चलिए 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजे नो ये सब कुछ नहीं, अग्निशामक यंत्र को फटाक से कॉल कीजिए और अग्निशामक यंत्र आपके आ जाएंगे। चलिए अगले 69 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है, सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी जो होती है याद रखिएगा समुद्र के तट पर आती है, जो कि बहुत ही भयानक होती है। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का प्रमुख कारक है, माने कारण है कि मतलब कौन से कारण है, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, केबल टूट जाने का। ये समझिए कि संचार में सबसे क्या हो जाता है, तो बाधित हो जाते हैं। ओके, अब चलिए अब हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो कि 2021-21 में पूछा हुआ है। ओके, तो सुदूर के लिए किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा दूरसंचार के लिए भी किया जाता है, मौसम विज्ञान के लिए भी किया जाता है, संसाधन की खोज के लिए भी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी के लिए। ओके, अब चलिए हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, बोला कि कौन प्राकृतिक आपदा है, कि जो प्राकृतिक है वो आपदा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। भूकंप जो है वो एक प्रकार के क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। अब चलिए हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोला, लेकिन निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, मतलब सर्वाधिक माने जो है वो खतरनाक जोन है, तो जो 73 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो समझिए कि जोन 5 है। ओके, चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते। 74 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए, ताकि भूकंप आए तो इसको क्या कर ले, तो कवर कर ले। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको 75 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि भूस्खलन वाले क्षेत्रों में दलान पर मकानों का निर्माण क्या है, का मतलब कि क्या होते हैं। ओके, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचित होते हैं। क्या होते हैं, तो अनुचित होते हैं। अब चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोला कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए। ओके, मतलब जो मकान का निर्माण होता है वो कहाँ करनी चाहिए, तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए। कब, जब सुनामी जहां पर आती है वहां पे। और जैसे 77 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है हमारा, ये बोल रहे कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होती है, तो मैंने बताया कि आपको फसलों से होती है। देखिए डबल को चलिए कर दिया है। ओके, अब चलिए हम लोग 78 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहा है, बोला कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पतियों को संघन रूप से लगाना चाहिए, का मतलब पूरा का पूरा घन्ना लगाना चाहिए। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंटीला झाड़ियों को लगाना चाहिए। चलिए हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते क्या बोल रहे हैं हमारा। ओके, ये बोल रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए, तो तट से दूर करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का जो कारण है वो क्या है, तो जल का अभाव। ये सब रिपीटेशन क्वेश्चन मेरे ख्याल से दे रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन, जैसे कि मैंने बताया कि रेडियो है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 82 नंबर की बाढ़ का प्रमुख कारण है, बाढ़ का सबसे प्रमुख क्या, जल की अधिकता है। देखिए सब रिपीटेशन ही क्वेश्चन है। अब बोले 83 नंबर की मतलब कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों के निर्माण कैसे, त्रिभुजाकार होना चाहिए, सब रिपीटेशन है। ओके, 84 नंबर बोल रहे कि महातलीय महासागर की तली पर होने वाले कंपन क्या कहलाते हैं, तो आपका सुनामी कहलाते हैं। अब चलिए 85 नंबर प्रश्न को देखिए और इस आपदा संबंधित प्रश्न को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। गुजरात का कच्छ प्रदेश में किस भू
कंपीय पेटी है तो कौन सा है, तो आपका 85 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपका जोन 5। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।